आज हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को रोकते हुए इस समय जो भारत और चीन के बीच जो झड़प देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक भी काफ़ी शहीद हो चुके हैं, काफ़ी शहीद हुए हैं और काफ़ी घायल भी हो चुके हैं। आखिरकार क्यों हमेशा चीन आक्रामक रूप अपना रहा है? ऐसी क्या दिक्कत है चीन में? क्या चीन हमेशा ऐसा करता चला रहा है? थोड़ा सा आज इस इतिहास को समझ लेते हैं, थोड़ा सा आज भूगोल को ब्रेक करते हैं। देखिए, हमने ये एक मैप बनाया हुआ है। ये मैप आपका सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का हमने बनाया है कि हम बस इसमें ये देख लेंगे कि भारत का जो अधिकार क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ तक है, बस इतना हमको जानना है इसमें। तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपका, ये वाला, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपका, ये आपका क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। लिखा भी है, ये आपका पीओके कहलाएगा। पीओके, ये आपका पीओके हो जाता है। ठीक, ये आपका इतना क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। लिखा है अक्साई चीन कहलाता है। पीओके जो था, पीओके जो है, और इस रेखा को हम लोग एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अभी अगर भारत सरकार जो लेने की बात कर रही है वो पूरा इस एरिया से यहाँ तक लेने की बात हो रही है। अभी ये वाला एरिया लेने की बात नहीं हो रही है। चीन का बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है। अभी हम सब धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। ये एलओसी, ये वाला एरिया जो कब्जे में इस समय पाकिस्तान के पास है, ये वाला एरिया जब भारत के साथ कश्मीर का विलय नहीं हुआ था तब भारत ने, तब यहाँ के कबीलियों ने, तब यहाँ के कबीलाई ने यहाँ पर अटैक करके इस पूरे एरिया में कब्जा कर लिए थे। इसके बाद में भारत का इसमें इंटर हुआ। उसके बाद से कभी ये जीते नहीं हैं, ये कोई जीते नहीं, हमसे कोई लड़ के ये लोग हमसे नहीं लिए, लेकिन ये वाला क्षेत्र हमसे ये लोग युद्ध के बाद, युद्ध के परिणाम स्वरूप ये इतना वाला क्षेत्र हमको देना पड़ा है चीन को। 1962 का युद्ध हुआ था। 1962 के युद्ध के कई सारे छोटे छोटे जो है बातें थी, वो धीरे धीरे करके एक युद्ध का रूप ले ली। 1962 का युद्ध हुआ और उसी के एक साल बाद 1963 में इतना क्षेत्र आपका, इतना जितना ये आप दिख रहे हैं, ये जितना देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दिया। अब ये किस वजह से दिया ये नहीं मालूम। देखिए, चीन की पॉलिसी क्या है? चीन की पॉलिसी ये है कि छोटे देशों को या ऐसे देशों को जो हमारी सहायता के कर सकें या हमारे जो है व्यापार के लिए हमें मार्ग प्रशस्त कर सकें, उन देशों को कर्ज दो, और वो कर्ज नहीं चुकाने के काबिल हो उनको ज़्यादा और कर्ज दो, जो कर्ज चुकाने के काबिल ना हो, ताकि उनकी ज़मीनों को हम हड़प सकें और अपने हिसाब से व्यापार कर सकें अन्य देशों से। उसकी ये पॉलिसी है। और उसकी ये पॉलिसी भी है कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके कब्जा करता चला जा रहा है। ठीक है, श्रीलंका के पास एक जो है एक द्वीप है, वहाँ पे कब्जा किया। यहाँ पर CPEC बनाया, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, पूरा यहाँ से ऐसे करके आई। तो ऐसे करके उसकी पॉलिसी ही यही है कि जो है देशों को कर्ज देना और उसके बदले में उनसे ज़मीनों को हड़प लेना, उनसे बदले व्यापार के लिए मार्ग को जो है उनसे प्राप्त करना। तो ऐसी उसकी विदेश नीति यानी नीति ही रही है। ये 1962 का युद्ध हुआ और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर ये इतना एरिया आपका भारत के हिस्से में आ जाता है। ये सियाचिन ग्लेशियर, यहीं सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी घाटी से ही होकर भारतीय सेना इस नुब्रा नदी, इस सियाचिन ग्लेशियर में जाकर, ये सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए यहीं से होकर उसे नुब्रा नदी घाटी से होकर उसे जाना पड़ता है। थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, भारत और चाइना के इतिहास की, कि क्या भारत और चाइना हमेशा ऐसे ही रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहे। भारत और चाइना सपोर्टिव रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव रहे हैं। जब से वहाँ पर
साम्यवाद का उदय हुआ है, जब वहाँ कन्फ्यूशियस का उदय हुआ है, तब से वहाँ पर दुनिया भर की गतिविधियों, गलत तरीके से गतिविधियाँ स्टार्ट हुई। उसके पहले भारत के प्रति चाइना सपोर्टिव था और चाइना के प्रति भारत भी सपोर्टिव था, यानी उसको सहमत करता था हर मामले में। पहले देख लेते हैं इसका जो है इतिहास क्या रहा है। तो हमारे भारत जैसे देश में कहते नहीं, एक विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी सभ्यताएं हैं। तो उस समय की जो सभ्यता है विश्व की, उन विश्व की सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारे भी देश की है, भारत देश की है, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी किनारे वास करती है, सिंधु नदी किनारे रहती है। ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता में यानी अपनी संस्कृति और सभ्यता में इतना गौरवान्वित होते हैं, इतनी गाथा गाते हैं, हम लोग बताते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को लेकर के, उसी प्रकार चाइना भी अपनी संस्कृति को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। कैसे? वहाँ भी एक ह्वांगहो नदी है, ह्वांगहो नदी के पास उनकी भी एक सभ्यता पीली सभ्यता के नाम से जानी जाती है। उस सभ्यता का विकास हुआ। दरअसल वो सभ्यता हमारे बाद ही आई है, लेकिन ज़्यादा समय बाद नहीं आई है, वो सभ्यता हमारे बाद आई है। ठीक। और वो सभ्यता भी हमसे थोड़ा सा कमज़ोर थी, ऐसा नहीं है कि जो है स्ट्रांग थी, हमारे बराबर थी, लेकिन भाई सीधी सी बात है, अपने देश की सभ्यता है, अपनी मातृभूमि है, अपना कुछ भी है, तो अपने मातृभूमि अपनी सभ्यता सबको प्यारी होती है, उनको भी प्यारी थी, वो भी अपनी सभ्यता को गौरवान्वित महसूस करते थे अपनी सभ्यता को लेकर के। तो दोनों की समकालीन सभ्यता थी। समानता की जहाँ बात करें, सभ्यता क्या थी? दोनों की समकालीन थी। इसी प्रकार व्यापार था, व्यापार दोनों का बराबर था, यानी व्यापार वो भी करते थे, चाइना भी करता था और भारत भी करता था। पाकिस्तान जैसी कोई संकल्पना पहले नहीं थी, ये तो अब हुआ है, 1947 के बाद विभाजन हुआ है इसका। इसके बाद व्यापार में भी अब ये दोनों के दोनों देश धनाढ्य देश भी कहलाते थे। धनाढ्य का मतलब बहुत धनी देश कहलाते थे। ये लोग हमारा देश करता क्या था कि रोमन साम्राज्य से जो है व्यापार करता था। रोमन साम्राज्य आपका पश्चिमी जो है कह सकते हैं पूरा यूरोप का जो एरिया है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता था। रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था, तो हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें, मसाला हो गया, काली मिर्च हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, औषधियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें जाती थी। उनसे जो है हमको बुलियन मिलता था। बुलियन का मतलब कीमती वस्तुएं, सोना चांदी, ये सब चीज़ें मिलती थी और उनसे हमारे पास इकट्ठा होती चली गई। भाई हमको जो चीज़ देनी थी वो हमारे पास इतनी सस्ती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी और उनसे ज़्यादा पैसा लेते थे। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलियन इकट्ठा हो गया था, तो हमारा भी देश इस प्रकार समृद्ध हुआ। इसी प्रकार वो है चाइना भी समृद्ध हुआ। तो भाई ऐसा बताया जाता है कि चाइना और भारत 18वीं सदी में पूरे विश्व की जीडीपी का 55% इन्हीं दोनों देशों के पास धन था। इतने धनाढ्य थे। हालांकि जीडीपी का उस समय कोई नाम नहीं था, उस समय कुछ संकल्पना जीडीपी जैसी कोई थी नहीं, लेकिन आज की जीडीपी के आधार पर हम बता सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया है लोगों ने, ऐसा जो है हमारे यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने बताया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आई वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धर्म के प्रति दोनों लोग समानता थे, ऐसा नहीं था बौद्ध धर्म वहाँ था, बौद्ध धर्म यहाँ था, ऐसा नहीं था। धर्म के प्रति भी दोनों लोग अच्छे से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे करके, अब भाई सीधी सी बात है, उसी समय जब ये आपका भारत और चाइना जैसे देश पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे टॉप में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्रियों का भी इधर अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। तो उन्होंने इस पे अट्रैक्शन तो पहले से था, आ भी गए थे। उसके बाद में उन्होंने पूरा जो है यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, चाइना और यहाँ पे। लेकिन चाइना में पूर्णतः कोशिश नहीं हो सकी, लेकिन भारत में पूर्णतः कोशिश उन्होंने की और भारत को उपनिवेश राज्य बना लिया उन्होंने। चाइना को भी उपनिवेश बनाया, ज़्यादा नहीं बना पाए। ठीक है, अब उन्होंने उसको उपनिवेश बनाया, चाइना को भी उपनिवेश बनाया। चाइना से अफीम का ये आयात करते थे, तो वहाँ पे अफीम का एक युद्ध हुआ था चाइना और वर्सेस ब्रिटिश सरकार के उसमें। ठीक है,
हमारा भी जो है इनसे युद्ध हुआ, ज़्यादा युद्ध नहीं, मतलब हम अहिंसावादी थे, अहिंसा के तौर से हम लोग इनसे आज़ादी चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि हमको आज़ादी हमारे अहिंसा से ही मिले, हम कोई हिंसा ना करें किसी प्रकार का। इस प्रकार तो हम जो है फिर इसके बाद में कहता है, अब आज़ादी की बात आती है। भाई अब इन लोगों ने दोनों के ऊपर ऐसी कब्जा हो गई, लेकिन चीन के ऊपर ज़्यादा समय तक ना रहा। अब इसके बाद में आज़ादी की बात आती है तो 1947 में कहते हैं हमारा भारत देश, कहते हैं क्या मालूम है, भारत देश आज़ाद हुआ और अहिंसावादी नीति हमने अपनाई, लेकिन आक्रामक रूप ये वहीं से जन्म लिया चीन के ने उस समय एक जो है शासक थे, नाम नहीं तो याद है हमको, और वो बड़ा निरंकुश शासक थे, और उनकी जो है निरंकुश शासक होने की वजह से वहाँ की जनता ने उनका विद्रोह कर दिया। और निरंकुश शासक थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस समय, क्योंकि 1949 की ये बात है, और उससे पहले 1928 या 1923 से 1928 1923 से 1928 के बीच में माओ त्से तुंग नामक एक व्यक्ति का जन्म होता है, और वो व्यक्ति साम्यवादी नीति अपनाता है। ठीक है, इसके बाद में साम्यवादी नीति अपनाने से ही वहाँ पे ऐसी झड़प हुई होगी, ऐसी वहाँ पे गतिविधियाँ हुई होंगी, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने 1949 में आक्रामक रूप अपनाया। वहाँ पे कहते हैं कि सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, वहाँ की जनता ने ही वहाँ उस राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ऐसी बातें आती हैं। ठीक, 1900 अब आक्रामकता के कारण क्या क्या थे? माओ त्से तुंग का उदय। पहली बात, माओ त्से तुंग का उदय हुआ, सीधी सी बात है, इसी वजह से। कन्फ्यूशियस की विचारधारा, अभी हम बताते हैं कन्फ्यूशियस की विचारधारा क्या होती है। कन्फ्यूशियस भी उसी समय जन्म लेते हैं। कन्फ्यूशियस की विचारधारा ये कहती है कि परम सत्तावाद की वो लोग बात करते हैं। परम सत्तावाद का मतलब इतना होता है कि कोई भी राजा किसी भी प्रकार की नीति लाता है, किसी भी प्रकार की पॉलिसी लाता है, उन पॉलिसियों में जनता का सपोर्ट होना चाहिए, और जनता का किसी प्रकार से उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। और इसी कन्फ्यूशियस की विचारधारा आज भी चीन मानता है, आज भी चीन मानता है। आप चीन की बात करते हैं, आप चीन में चले जाइए, आपको चीन में किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलेगी अपनी बात रखने के लिए। आप किसी भी प्रकार से सहूलियत नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, वहाँ पे मीडिया नाम मात्र की है, वहाँ सरकार के हिसाब से मीडिया चलती है, वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सैनिकों के द्वारा हर प्रकार का काम किया जाता है, हर प्रत्येक काम सैनिकों के द्वारा किया जाता है। कोई भी गतिविधि होती है सैनिकों के द्वारा दबा दिया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस एक लोकतंत्र का एक ढोंग है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में, ठीक, अब हमारे देश अब चीन आज़ाद हो गया। 1949 में चीन ने अपने आप को गृह युद्ध से बाहर किया। गृह युद्ध से बाहर करने के बाद अब चीन की एक नीति थी, चीन की एक नीति हमेशा से रही है। दरअसल ये नीति सीखा कहाँ से? ये नीति सीखा है ब्रिटिश साम्राज्य से। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ये रही है कि वो हमेशा बफर स्टेट को सिलेक्ट करता था। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी देश, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये भारत है, और ये बीच में कोई भी आपका देश है, और इधर ये चाइना है। तो ये आपका देश, ये जो बीच में है, ये बफर स्टेट के तरीके से काम करता है। यानी जो भी होगा, ये देश अगर हमारे साथ मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये देश इनके साथ मिल जाएगा तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी ही नीति ये थी कि जैसे ही उसका 1949 में उसको आज़ादी मिली, तो उसने तुरंत ही सोचा कि जितने भी मेरे पड़ोसी देश हैं, भूटान है, नेपाल है, सिक्किम है, और जितने भी आपके जो है पड़ोसी देश हैं, वो सोचा इस सबको साम्यवादी नीति के आधार पर अपने साथ मिला ले। लेकिन उस समय आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चीन की इस विचारधारा को समझ लिए, और उन्होंने अपने जो है पड़ोसी देशों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश किया। और इसी प्रकार उन्होंने सबसे पहले उन्होंने भूटान को मिलाया। भूटान को उन्होंने 1949 में ही मिलाया,
1949 में भूटान को मिलाया, ये कहकर कि आप भूटान बौद्धिस्टों का पूरा देश था, पूरे बुद्ध लोग रहते थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपका बौद्धिस्ट देश है, यहाँ पे चीनी साम्यवादी अगर आ गए तो फिर आप यहाँ पे सही से रह नहीं पाएंगे। इस वजह से उन्होंने भूटान को अपनी तरफ मिलाया 1949 में। 1949 में ही नेपाल को अपनी तरफ से मिलाया। 1949 के बाद 1949 में ही शायद 1950 में नेपाल को मिलाया। 1949 में सिक्किम दरअसल भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम अलग था। वहाँ पे चोग्याल वंश का शासक था। जब भारत पूरी तरह से जो है आज़ाद हो गया तो सब राज्यों का विलय हो रहा था, तो सिक्किम अलग था। तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासक होने की वजह से वहाँ के हम जो है वहाँ नहीं मिलना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने उनको ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया। लेकिन वो हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार ये ज़रूर जानती थी, उसको ये इस बात की भनक थी कि चोग्याल वंश के जो शासक हैं उनसे वहाँ की जनता खुश नहीं है, क्योंकि वो निरंकुशवादी शायद शासक थे, इस वजह से वहाँ की जनता खुश नहीं रही होगी। तो उन्होंने वहाँ की जनता से जनमत संग्रह करवाया और मैक्सिमम लोगों ने भारत की तरफ वोटिंग की। तो इस प्रकार 1949 में सिक्किम को भी भारत में मिला लिया गया। ठीक है, 1949 में 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया था इसको। अब ये सारे देश हमारी तरफ आ गए। इसके बाद में भारत, अब ऐसा नहीं है कि भारत उसका जो है विरोध करने लगा, ऐसी कोई दिक्कत, अब ये ऐसी कोई बात नहीं है। 1949 में हमने सारा काम कर लिया। इसके बाद में 1950 में चीन ने तिब्बत पे अधिकार कर लिया, तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। इस पे भारत ने विरोध नहीं जताया, इसमें भारत ने उनका सपोर्ट भी किया। भारत ने कहा, चीन की एक पॉलिसी थी 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम, वो जब कभी होगा तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो उसने भारत को बताया, भारत ने उनको जो है इस बात का सपोर्ट भी किया कि एक देश के 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के अंतर्गत तिब्बत भी चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया। भारत ने और भी कई मुद्दे जो है, कई बातें जो है भारत के साथ वो हुई, भारत ने सहयोग किया, कई मुद्दों पर भारत ने चीन का सहयोग किया। ठीक है, दूसरा मुद्दा, अब देखिए यहीं से एक चीज और सुनने को मिलती है कि जब यहाँ पे तिब्बत को मिलाया चीन ने, तो तिब्बत को मिलने के बाद तिब्बत में बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई, यानी वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह का जो है कारण चीन पाकिस्तान की ओर थोप रहा था, जबकि चीन ने भारत की तरफ थोप रहा था कि भारत ने ही ऐसा इनका विद्रोह जो है फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी गलत बात थी, भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो इस वजह शक कर रहा था क्योंकि दलाई लामा को भारत ने उस समय शरण दे रखी थी, इस वजह से उसने शक किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन जाता युद्ध के लिए। ठीक है, लेकिन वो कर कौन रहा था? वो अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। अमेरिका जैसे देश यहाँ के लोगों को भड़का रहे थे, ताकि वो ये जानते थे कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था और ये एक साम्यवादी, चीन एक साम्यवादी देश है। वो चाहता था कि ये साम्यवादी सबको बना देगा। इस वजह से उसने जो है वहाँ के जो है पूंजीवादी देश ने यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश की और वो हमारे ऊपर शक कर रहा था। ठीक है, ताइवान के मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे अभी हम बता दे रहे हैं। ताइवान का मुद्दा क्या था कि जब यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदन की बात हुई कि स्थायी सदस्य किसको दी जाए, तो उस समय तक हम लोगों को बहुत अच्छा चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई बहुत चल रहा था। तो भारत ने सपोर्ट किया कि आप जो है चाइना को स्थायी सदस्य दिलाने की भरपूर कोशिश भारत की भी रही है। तो उसने जो है ताइवान और चीन को लेकर उसमें दुविधा में थी अमेरिका और रूस जैसे देश कि भैया हम किसको बनाए स्थायी सदस्य। तो भारत ने इस बात का सपोर्ट किया कि आप ताइवान को नहीं, आप जो है चीन को बनाइए, क्योंकि 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के अंतर्गत ताइवान उसके अंतर्गत आ जाता है। चीन में ताइवान, हांगकांग और आपका तिब्बत, ये इनकी अलग वहाँ की विशेषताएं हैं, इनके अलग अधिकार हैं। वो कभी जब समय मिलेगा तब आगे बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में भारत ने चीन की पहचान भी कराई। कहाँ कराई? एशिया, अपनी संस्कृति के लिए। अपनी संस्कृति में भारत अच्छे से जाना जाता था अपनी संस्कृति की पहचान में। तो एशिया में उसकी सही से पहचान थी, अफ्रीका में उसकी सही से पहचान थी। क्यों? क्योंकि अब एक चीज यहीं से और एक चीज जान लेते हैं।
थोड़ा सा इसमें ये हुआ कि जब ये शीतकालीन युद्ध हो रहे थे, शीतकालीन जो है कोल्ड वार हो रहे थे, तो उस समय दो गुटों में बट गया था पूरा विश्व। एक था अमेरिका की तरफ चला गया था, एक आपका रूस की तरफ आ गया था। लेकिन उसी समय भारत को मिलने की बात आई तो भारत ने उससे जो है किसी दोनों गुटों में से किसी भी गुटों में मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी गुट में नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा हम गुट निरपेक्षता का सिद्धांत करते हैं, यानी हम किसी गुट में नहीं मिलेंगे, हम अलग रहेंगे। इसी प्रकार भारत से ये ऐसे देश थे, उन्होंने कहा कि जो भी देश ना इस गुट में मिलना चाहता है ना उस गुट में मिलना चाहता है, तो आके इस गुट में हमारी गुट निरपेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत आ सकता है। और उसका नेता, उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? भारत, जिससे चीन चिढ़ा हुआ था, जिससे चीन ने सोचा कि भारत जैसा देश अगर ये करेगा तो फिर हमारा क्या। तो गुट निरपेक्षता पूरा जो है भारत के अंतर्गत आता था लीडरशिप। और गुट निरपेक्षता में वही देश शामिल हुए जो ब्रिटिश शासनकाल में बहुत बुरी तरह से प्रभावित थे, ब्रिटिश शासनकाल में बहुत बुरी तरह से प्रभावित थे। उन्हीं ने गुट निरपेक्षता सिद्धांत में भाग लिया। लेकिन कुछ ऐसे देश जैसे मान लो आज का जो श्रीलंका है वो गुट निरपेक्षता सिद्धांत में नहीं आया था। आज का जो फिलीपींस है वो जो है नहीं आया था। पाकिस्तान है वो नहीं आया था। ये लोग जाके अमेरिका जैसे, रसिया जैसे देशों में इनको गुट में उनके शामिल हो गए। ये सोचते थे कि एक बड़े गुट में शामिल हो जाएंगे तो हमारे देश, हमारे पास बहुत बड़ी पावर रहेगी, हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इस वजह से इन्होंने उनकी तरफ, लेकिन हमारे तरफ क्या था कि हम ये सोच रहे थे कि हम किसी देश के साथ शामिल ना होके, युद्ध में भाग ना लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डामाडोल हो चुकी थी इस वजह से। ठीक है, फिर आगे अब यहीं से एक बात आ जाती है, 1950 तक की तो बात हो गई। अब यहीं से एक बात आ जाती है, 1954 में पंचशील समझौता होता है। 1954 में पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौता, ये पंचशील समझौता क्या था वो अभी हम बता रहे हैं। 5 समझौते हुए थे। कैसे कैसे? 1954 में, 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ उन लाई भारत आए हुए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे 5 समझौते करवाए थे। 5 समझौते हम दोनों की सहमति से हुए थे। वो समझौते क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी हम एक दूसरे के किसी भी भूखंड को हाथ नहीं लगाएंगे, यानी किसी के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अखंडता। और प्रभुसत्ता, यानी उसकी जो प्रभुसत्ता है, यानी उसकी देश में जितनी भी वो प्रभुसत्ता है उसको हम कभी छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे एक दूसरे की। फिर एक दूसरे के आंतरिक विषयों में आप देश के अंदर कुछ भी करिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसी भी बात हुई। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करना, यानी कहें कि एक दूसरे के प्रति कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे। ये उनका सेकंड थर्ड पॉइंट था। एंड फोर्थ पॉइंट ये था, समानता परस्पर लाभ की नीति में विश्वास करना। समानता यानी हम समानता परस्पर लाभ, यानी लाभ कमाने पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे, ना कि किसी और अन्य काम में। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करना, शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से रहेंगे, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे। ये उनका एक था कि उनकी संप्रभुता का सम्मान करना, अखंडता का सम्मान करना, आपका जो है आक्रामक नीति ना अपनाना, वही तो आज चाइना अपना रहा है। ठीक है, और उसके तुरंत बाद हमको देखने को मिल जाता है उसका असली चेहरा, क्योंकि उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई के खूब नारे लगे थे। हिंदी चीनी भाई भाई, यही जाके यूएनएससी में हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ था, वहाँ भी ये सब नारे लगे थे। तो भारतीय जनता स्तब्ध रह गई थी। उसको सोचने का मौका नहीं मिला कि कहाँ भारत और चीन एक साथ मिलकर चलने वाले थे। अरे यहाँ तक की संकल्पना जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सोचते थे कि आज हम उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचा कि हमारा जो भारत है और चीन अगर मिल जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे टॉप में होगी हमारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं। तो इससे अन्य देशों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने तो ये भी सोच लिया था। लेकिन चीन
चीन तो अपनी आदत से बाज नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों का जन्म हो चुका था। इस वजह से वहाँ पे गलत नीतियाँ आ गई, उसके पहले कभी गलत नीतियाँ नहीं थी। और धीरे धीरे करके 1962 का युद्ध देखने को हम लोगों को मिला। 1962 में क्या हुआ? 1962 में चीन का कारण क्या हुआ? पहला तो यही बता दिया हमने कि तिब्बत में जब जो है उसने हस्तक्षेप किया तो जो है वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, उसने समझा भारत करवा रहा है, पहला। दूसरा उसने नाम यानी जो नॉन अलाइंड और मूवमेंट जो चलाया गया था, यानी उस समय जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो भारत लीडरशिप कर रहा था उसको निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था कि भारत लीडरशिप नहीं करे, ये उसका एक मतलब था। तो भारत भी इससे रुष्ट हो रहा होगा, ठीक है। फिर आगे, हाँ ये सबसे बड़ी बात, इसी का मेन मैटर हो जाता है यहाँ पे सबसे, जब जैसे ही वहाँ पे ये मुख्य बात है कि जैसे ही 1959 में एक मैप तैयार करता है चीन, और चीन उस मैप में पूरा अक्साई चीन का हिस्सा अपने मैप में दिखाता है, उस भारत में उस समय उससे बात करता है कि देखिए आपके गलती से हो सकता है आपने इसमें मैप में अपना जो है इसका रूपांतरण यानी इस पे जो है मैप बना दिया हो, तो बोले नहीं ये सही है, ये बिल्कुल एकदम सही है। तो वही एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गया जाके चीन के युद्ध के लिए, ठीक है। उसके परिणाम बहुत बुरे हुए, और चीन के युद्ध का परिणाम तो हम लोग को सब जानते हैं। पहली गोली आपका हम बता दे रहे हैं 1962 में थांगला में हुई, अरुणाचल प्रदेश में थांगला एक जगह है, थांगला खैर यहाँ भी एक थांगला दर्रा भी वो है, अक्साई चीन में भी है, तो 1900 थांगला में अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका 20 अक्टूबर 1962 में गलवान घाटी में प्रवेश, यही है 1962 का युद्ध, ठीक है। यही से गलवान घाटी में, यही आज गलवान घाटी है ना, यही आज गलवान घाटी, इसे बोलते हैं गलवान घाटी। इसी में गलवान घाटी में यहाँ चीनी सैनिकों ने प्रवेश किया और भारतीय 13 भारतीय चौकियों को अपने अंडर में कर लिया उसने। इसी को देखते हुए उस समय भारत के रक्षा मंत्री वीपी मेनन थे, बिना सोचे समझे भारतीय सैनिकों को जंग में कूदा दिया और बुरी तरह से परास्त हो गई हमारी जो है भारतीय सेना, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, और भुगतना यही पड़ा कि पूरा का पूरा अक्साई चीन को देना पड़ा उस समय, जबकि हम कूटनीति के तरीके से ये चीज़ें अपनानी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने वहीं पे गलती कर दी। एक गलती हमने और कर दी कि जब 1954 में समझौता हुआ था भारत का चीन के साथ, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, उसी समय आपको 1914 वाली मैक-मोहन रेखा को स्पष्ट कर लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। उस समय मैक-मोहन रेखा 1913 में खींची गई थी, और वो जो है मैक-मोहन रेखा पूरा अरुणाचल प्रदेश से ऐसे होते हुए जाती है, जब कभी मैप बनाएंगे तो दिखा देंगे आपको। उस रेखा को पाकिस्तान ने चीन ने तो उस समय स्वीकार कर लिया था, क्योंकि चीन की उस समय की स्थिति विरोध करने की नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स थे हमारे भारत में, तो ब्रिटिशों के प्रति जो है चीन की युद्ध करने की कोई स्थिति ऐसी नहीं थी। इस वजह से उसने उस समय की बात को मान लिया था, और वो भी ये भी कह रहा था कि नहीं, हम इसको बाद में बोला कि नहीं, हम इसको नहीं मान रहे। और आज भी चीन 1913 वाली खींची गई मैक-मोहन रेखा आज भी नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में वो आपका तवांग जगह है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश का और छोटे से हिस्से हैं, बहुत सारी जगह हैं। आज भी चीन अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है, उसको अपना मानता है, ठीक है। इस प्रकार अब युद्ध हो, अब क्या हुआ? अब युद्ध तो देखिए 1962 का युद्ध तो तय हो गया, ठीक है। 1962 के युद्ध का परिणाम बहुत बुरा हुआ। बुरा होने से हमारी जनता, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे भी गए, ठीक है। भारतीय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब थोड़ा सीरियल वाइज देख लेते हैं कब से क्या हुआ। फिर इसके बाद में 1976 से हम लोग बात करते हैं। 1976 में फिर हम लोगों ने इंदिरा गांधी के समय 1976 में एक कूटनीति संबंध स्थापित किए। फिर उनसे 1977 में क्या हुआ कि जनता पार्टी आई सत्ता में। जनता पार्टी के उस समय विदेश मंत्री थे पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने
विदेश मंत्री के तौर पे चाइना से बात करने की बात सोची, उसी समय भी चाइना ने वियतनाम में अटैक किया हुआ था, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ठीक है, 1986 में फिर राजीव गांधी की सरकार आई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने फिर से समझौते सही किए, अपना संबंध अच्छे किए। फिर इसके बाद में 1987 में आपका समदो रंग का युद्ध में मुठभेड़ हुई, फिर उनसे विरोध हुआ। 1988 में राजीव गांधी विदेश यात्रा, फिर उन्होंने समझौता किया। 1988 में फिर हमसे जो है समझौता हुआ, ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। 1971 से 1998 में हमने पोखरण 2 परीक्षण किया। उसी को वो हमारे जब 1998 में मैंने पोखरण परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, उस समय 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो एक 1974 में हुआ था, और ये आपका वो स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, ये आपका पोखरण परीक्षण दूसरा हुआ था। इसमें जो है जब हम लोगों ने पोखरण परीक्षण किया, परमाणु जो है वो किया, ठीक है, तो इसमें पूरे देशों ने हमारे साथ किसी भी प्रकार से व्यापार करने से मना कर दिया, और हमारे अमेरिका जैसे देश, बहुत सारे देश हमसे व्यापार करने से दूरियां बनाने लगे। चाइना, अमेरिका, रूस तो खैर उस समय थोड़ा सपोर्टिव था, लेकिन अन्य देशों ने हमारे साथ, जितने बड़े बड़े देश थे, सारे देश हमसे दूरी बनाने लगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं थी। 2000 में फिर हमसे संबंध अच्छे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही फिर से हमसे संबंध अच्छे हुए, और उस समय की सबसे बड़ी नीति अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम द्वारा लाई गई नीति थी। और उसी समय से भारत एक पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के रूप में जाने जाने लगा। ठीक है, अभी तक भारत का अस्तित्व तो नहीं था, 1998 के बाद भारत का अस्तित्व आना स्टार्ट हो गया। एक भारत की पूरे विश्व स्तर में वैश्विक छवि बनी। 2003-2005 में चीन द्वारा सिक्किम के विलय को स्वीकार। हाँ, एक बहुत अच्छी बात हुई कि 2003-2005 में चीन जो है बोल दिया कि ठीक है, सिक्किम का जो विलय हुआ है वो जायज हुआ है, 2000 के समझौते अच्छे होने की वजह से। फिर 2006 में हु जिनताओ चीनी राष्ट्रपति भारत आए, उनके साथ फिर समझौता हुआ, फिर अच्छे संबंध बने हमारे। एक फिर हुआ 2017 में डोकलाम दर्रा, सिक्किम के पास है डोकलाम, सिक्किम भूटान के पास है डोकलाम, तो डोकलाम एक विवाद हुआ। 2018 में वुहान बैठक, मोदी उसमें शामिल हुए। मोदी प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में उस समय शामिल हुए। 2019 में शी जिनपिंग आए और भारत के दक्षिण में पूरा जो है वहाँ का पोशाक पहन के काफ़ी घूमे फिरे, और बहुत सारी उनके साथ बातें हुई। फिर भी देखिए, चीन की एक अलग ही नीति रही है, वो हमेशा धोखा देने की कोशिश किया है, आज तक का उसका रिकॉर्ड है। कभी भी अपने दिए गए वादे के पक्ष में नहीं रहा है, उसके विरोध में ही रहा है, उसको अपना तोड़ने की भरपूर कोशिश करता है। ठीक है, तो आज ये जो है डोकलाम, ये हमारा जो है ये गलवान घाटी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो हमेशा ये लोग करते चले आ रहे हैं, इनका इतना बड़ा वो नहीं है। इनका दरअसल आज का जो कोरोना, ये इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में पूरा विश्व इनको जो है एक कोरोना काल की जिम्मेदार इनको ठहराया जाए कि कोरोना फैलाने वाला देश यही है चाइना। तो चाइना जो है इस समय पूरे देश का मन भटकाने के लिए, पूरे देश के मन हटाने के लिए ऐसी थोड़ी हिंसा झड़पें कर रहा है, बाकी उसका और कोई मतलब नहीं है अभी इस पे। ठीक है, और अब जैसे मान लो बात करें तो चाइना बहुत सारी, जैसे हम लोगों ने अभी पूरे इसमें जो 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को बांटा था, ये लद्दाख का पूरा ये वो वाला पूरा एरिया, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से संकेत है कि आज ये लद्दाख बांटे हैं, कल ये अक्साई चीन पे कब्जा कर सकते हैं, पूरा POK पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। और आगे की ये GS की जो है, हम ज्योग्राफी चल रही थी, इसकी GS की क्लास आगे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जानकारी देनी थी जो इस समय हिंसक झड़पें हुई हैं। ठीक है, तो ठीक, ओके।